हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम CBC कॉन्फ़िगरेशन और CEC कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर का, और हमने उसके लिए कुछ पैरामीटर्स निकाले थे लाइक करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो CBC कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन था उसे हमने नोटेशन दिया था अल्फ़ा, और जो CEC कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन था उसे हमने नोटेशन दिया था बीटा। तो CBC कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन और CEC कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन में जो रिलेशन होगा उससे हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मतलब हमें ओवरऑल ये देखना है कि किसका गेन बेटर है। ठीक है, और जिसका गेन बेटर होगा हम आगे थ्योरी में उसी ट्रांजिस्टर को बार बार यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन जानते हैं। क्या जानते हो आप? कि ट्रांजिस्टर के लिए जो इमीटर करंट होता है वो इक्विवेलेंट होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। इमीटर करंट इज इक्विवेलेंट टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंस रूप में लिख रहे हैं। ऑन राइटिंग इन डिफरेंस फॉर्म, परिवर्तन रूप में लिखने पर तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा IE में परिवर्तन इज इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC, और नाउ डिवाइड बाय डेल्टा IC इन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ डेल्टा IC से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC इज इक्वल होगा डेल्टा IB अपॉन डेल्टा IC के। ठीक है, प्लस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IC। तो ये क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB प्लस 1। ठीक है, अब आपने पढ़ा CBC कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, बेस कॉमन होता है। बेस कॉमन होता है तो इनपुट करंट कौन होता है, IE। तो वहां पे फॉर CBC बेस कॉमन है तो जो करंट गेन होगा वो क्या होगा, कलेक्टर करंट अपॉन इमीटर करंट। तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I को तो क्या मान लें हम, अल्फा। और सिमिलरली फॉर CEC कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ये बीटा होता है जो कि इक्विवेलेंट होगा डेल्टा IC अपॉन, अब इसमें इमीटर कॉमन है तो इनपुट का काम कौन करेगा, बेस करंट। तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये सेकंड और ये थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वी गेट 1 अपॉन डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, एक इक्वेशन इसको दे देते हैं 4, यहाँ से बीटा हमने एलसीएम लिया 1 प्लस बीटा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा विच इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। अब हम क्या करेंगे, बीटा के मान को अल्फा के पदों में निकालेंगे। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 से क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 6, और इक्वेशन 6 क्या है, अल्फा के पदों में बीटा के मान, ये क्या है, बीटा के पदों में अल्फा के मान। अब यहां से देखो, व्हेन अल्फा टेंड्स टू 1, अगर अल्फा का मान अधिकतम 1 रख दें तो 1 रखने पर क्या होगा, बीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास, बीटा टेंड्स टू 1 माइनस 1 0, मतलब इन्फिनिट। तो बीटा टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिट। और अल्फा का मान 1 से ज्यादा रख दोगे आप
तो ये बीटा नेगेटिव होगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अल्फा का मान हमेशा क्या होगा, 1 से लेस होगा। तो अल्फा इज लेस देन 1, और तो अल्फा का जो अधिकतम मान है वो हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज बिटवीन 0.9 टू 0.99, ये आपको याद रखना है। लेकिन बीटा का मान कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम टेंस टू इन्फिनिट। तो करंट गेन अल्फा मतलब सीबीसी कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन है वो मैक्सिमम 1 आ रहा है। मैक्सिमम 1 मतलब जितना हमने इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो उसको एम्पलीफाई नहीं कर रहा। जब तक किसी का गेन 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं आए तब तक वो एम्पलीफाई नहीं हुआ है। तब तक क्या हो रहा है, ओनली जो हमने इनपुट दिया है वो सारा का सारा आउटपुट में जाके मिल रहा है। रेशियो 1 ये शो करता है। लेकिन रेशियो टेंस टू इन्फिनिट मतलब एम्प्लीफिकेशन कितना ज़्यादा भी हो सकता है। तो सीईसी कॉन्फ़िगरेशन में एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हम जनरली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, सीईसी। और सीबीसी कॉन्फ़िगरेशन को बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। तो सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, सीबीसी, क्योंकि आप देख सकते हैं बीटा का मान अल्फा से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई आपको कि सीईसी कॉन्फ़िगरेशन ही अब आगे के डेरिवेशंस में आपने काम में लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज लीकेज करंट इन सीईसी। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में शरण धारा। लीकेज करंट या शरण धारा क्या होती है, हमारे पास ट्रांजिस्टर जो बना होता है वो 3 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। 2 तो सेम ही होते हैं आपके पास, N और ये बीच में P, या फिर PNP। तो जो एक तो होते हैं आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एक होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण भी कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होता है, उस करंट को क्या कहते हैं हम, लीकेज करंट। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट है वो तो हमारी कलेक्टर करंट है, मैक्सिमम करंट है। लेकिन जो बहुत कम आवेश वाहकों के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण हमें करंट मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम, शरण धारा या लीकेज करंट। तो आप जानते हैं total collector current IC is equal to IC due to majority charge carriers plus IC due to minority charge carriers, and according to definition IC minority charge carriers is equal to ICO। इस ICO को ही क्या कहते हैं हम, लीकेज करंट। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो IC इज इक्वल टू IC जो कलेक्टर करंट मेन वाली है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्लस ICO। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, सब्स्टिट्यूट किया है आपने सेकंड को फर्स्ट में, तो ये आपको नेक्स्ट इक्वेशन मिला है थर्ड। फिर आप जानते हैं एक रिलेशन सीबीसी कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा होता है आपके पास IC अपॉन IE। ये जो IC है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाला ही है, तो IC मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा IE। ये वाली वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, पुट 4 इन थर्ड, वी गेट IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICO, क्वेश्चन नंबर 5। फिर आप जानते हो IE के लिए एक रिलेशन होता है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। Substituting value of equation 6 in equation 5, we get IC is equal to alpha IB plus IC plus अब क्या आएगा आपके पास ICO। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से IC
इज इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस अल्फा आई सी प्लस आई सी ओ। ठीक है, अब यहां से इसको इधर लेके जाते हैं तो आई सी माइनस अल्फा आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी ओ। तो आई सी को कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी ओ। तो आई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी प्लस आई सी ओ। फिर आपने पता है, चूंकि हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बीटा इज इक्वल टू कितना था, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी प्लस आई सी ओ। ठीक है, ये आपके पास लीकेज करंट की टर्म में कलेक्टर करंट आ गई है। अब अगर हम ये मान लें कि जो हमारा परिपथ है उसका इनपुट खुला हुआ है, खुला है मतलब ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो बेस करंट जो होती है आई बी वो क्या होगी, 0। और इस स्थिति में जो करंट है वो इमीटर से कलेक्टर की ओर जाएगी। ठीक है, इमीटर से डायरेक्ट कहाँ जाएगी, कलेक्टर पे, क्योंकि बेस क्या हो गया, ओपन। तो ऐसी करंट को बोलते हैं हम उत्सर्जक संग्राहक क्षरण धारा, इमीटर कलेक्टर लीकेज करंट। तो इस स्थिति में आईसी होगा IECO के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये कब है, जब आपका निवेशी परिपथ यानी कि इनपुट सर्किट ओपन हो, तब इस कंडीशन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 7 में। तो IC कितना हो गया, IECO इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी दैट इज 0 प्लस ये कितना हो जाएगा ICO। ठीक है, यहाँ से आपने ये 1 माइनस अल्फा इधर भी डिवाइड करना है तो इसको 1 माइनस अल्फा यहाँ भी कर लीजिएगा, ये 1 माइनस अल्फा इसके साथ भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, IECO इज इक्वल टू ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास इमीटर कलेक्टर लीकेज करंट है। अब अगर हम इस टर्म को देखें तो ये यहाँ पर है, इसको हम वापस IECO ही लिख सकते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 9 इन 7 we get total collector current in terms of leakage current beta IB plus IECO। तो ये आपका लीकेज करंट कंप्लीट हुआ। ट्रांजिस्टर जो होता है हमारे पास वो एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो उसमें हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स को जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसकी स्टडी करने के लिए हमें H पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये H पैरामीटर जो 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक नेटवर्क होते हैं जितने भी, उनको सरलीकृत करके बताते हैं हमें। ठीक है, तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी है वोल्टेज गेन, करंट गेन, इम्पीडेंस, पावर आउटपुट, एफिशिएंसी एंड ऑल, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, H पैरामीटर की। तो हम जो ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं उसको हम H पैरामीटर की टर्म में सिंप्लीफाई करके फिर कनेक्ट करेंगे अब। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा H पैरामीटर सर्किट। आप जानते हो कि H पैरामीटर इक्वेशंस हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ी थी। H पैरामीटर इक्वेशंस, ये V1 से स्टार्ट करते हैं। 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं किसी भी H पैरामीटर में। मैं यहाँ बना देती हूँ इसका फिगर। ये आपको पता है 2 आपके पास इनपुट टर्मिनल होते हैं 1 1 और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं T2। इन पर जो वोल्टेज है वो मान लिया V1, इन पर वोल्टेज मान लेते हैं हम V2। इधर करंट होता है हमारा I1, इसके लिए होता है I2। तो ये आपका I1, ये आपका I2।
तो I1 और I2 जो करंट है और V1 और V2 इनसे रिलेटेड एक इक्वेशन होती थी V1 इज इक्वल टू H11 और पहले का आपका वोल्टेज आ गया तो दूसरे की करंट आती है I2, तो यहाँ पर क्या आएगा पहले की करंट H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2, H21 इंटू I1 प्लस H22 इंटू V2। तो ये आपके पास H पैरामीटर इक्वेशंस होती हैं। वह आपका जो H पैरामीटर है वो क्या क्या होते हैं, H11 इज इक्वल टू होता है आपके पास, अब ऊपर हमेशा डिपेंडेंट पैरामीटर आते हैं, नीचे इंडिपेंडेंट। तो ऊपर डिपेंडेंट में कौन है अपने पास, 1 कौन है V1 और नीचे कौन है I1, तो V1 अपॉन I1 हो जाता है इसका मान। वेयर जबकि कौन जीरो हो, जबकि आपके पास यहाँ से अगर I1 इंक्लूडेड है तो क्या जीरो होगा, V2 इज इक्वल टू जीरो हो। वोल्टेज जीरो है इसीलिए ये क्या है, ये किसी लघुपथित परिपथ की कौन सी प्रतिबाधा है, निवेशी, 1 है ना, तो निवेशी प्रतिबाधा, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होती है, प्रतिबाधा या इम्पिडेंस। तो ये किसी लघुपथित परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा है, ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट। अब नेक्स्ट पैरामीटर ले रहे हैं H12। H12 का मान कितना होगा, आपके पास 1 है V1 और 2 कौन आएगा V2। तो ये क्या है, सेम टर्म है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गेन। लेकिन गेन हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, यहाँ पे उल्टा है, इनपुट अपॉन आउटपुट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स गेन। कौन सा गेन है ये, वोल्टेज का, तो रिवर्स वोल्टेज गेन ऑफ विच सर्किट, किस सर्किट का ये, वेयर एज, जबकि आपके पास कौन जीरो है, अगर V2 इंक्लूडेड है, V2 इंक्लूडेड है तो कौन सी इंडिपेंडेंट टर्म जीरो होगी, I1, तो I1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, खुले परिपथ का उत्क्रम वोल्टता लाभ, रिवर्स वोल्टेज गेन ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट H21 की बात कर लेते हैं। H21 इज इक्वल टू, अब 2 ऊपर आएगा, 2 कौन है यहाँ पे, I2 और 1 कौन है इधर से, I1, तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट ही है, सेम है, तो गेन होगा, करंट है तो करंट गेन होगा, और आउटपुट अपॉन इनपुट है तो फॉरवर्ड करंट गेन होगा। अब ये कौन से सर्किट का होगा, वेयर एज अगर आपके पास I1 इंक्लूडेड है तो कौन सा इंडिपेंडेंट पैरामीटर बच रहा है, V2, तो वेयर एज V2 इज इक्वल टू जीरो। तो लघुपथित परिपथ का अग्र धारा लाभ, फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ कौन से सर्किट की, लघुपथित मतलब शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और एक और टर्म बच रही है H22, ऊपर हमेशा डिपेंडेंट पैरामीटर आते हैं, डिपेंडेंट में 2 कौन है, I2, नीचे हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर आते हैं, इंडिपेंडेंट में 2 कौन है, V2। करंट अपॉन वोल्टेज, ये क्या होती है, ये होती है एडमिटेंस, प्रवेश्यता। कौन सी एडमिटेंस है ये, आउटपुट की, 2 है ना, तो आउटपुट की प्रवेश्यता मतलब निर्गत प्रवेश्यता, आउटपुट एडमिटेंस ऑफ विच सर्किट, कौन से सर्किट की है, वेयर एज अगर आपके पास V2 इंक्लूडेड है तो कौन जीरो होगा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स में से I1 जीरो, तो ये वापस ओपन सर्किट का हो गया। ओपन सर्किट की कौन सी प्रवेश्यता, निर्गत प्रवेश्यता, आउटपुट एडमिटेंस ऑफ ओपन सर्किट। अब आप देखिए कुछ चीजें तो शॉर्ट सर्किट के लिए हैं और कुछ चीजें ओपन सर्किट के लिए है, तो चूंकि इसमें ओपन और शॉर्ट दोनों ही तरह के सर्किट आ रहे हैं इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, संकर। जब मिक्सिंग होती है दो चीजों की तो उसे हम क्या कहते हैं, संकर या हाइब्रिड, इसलिए इनका नाम क्या है, H पैरामीटर यानी कि हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। अब ये एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, 4 टर्मिनल नेटवर्क है, इसका हमें H पैरामीटर सर्किट बनाना है। ये एक जनरल H पैरामीटर सर्किट बना रहे हैं हम, फिर हम आगे CBC और CEC कॉन्फ़िगरेशन के बनाएंगे। जनरल H पैरामीटर सर्किट
ऑफ अ 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो क्या होगा इसका बताइए। एच पैरामीटर सर्किट कैसे बनाते हैं हम, देखो सबसे पहले तो 2 इनपुट टर्मिनल, इनपुट पे जो वोल्टेज आता है हमारा वो कितना होता है VI या V1, तो उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे V1, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास इधर आपको एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होता है इनपुट के साथ, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स इनपुट पे, ये यहाँ पर बीच में हम इसको ग्राउंडेड करके रखते हैं, और यहाँ पर लगाते हैं हम एक करंट सोर्स। इनपुट पे रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है किसके साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ। करंट सोर्स आउटपुट में लगता है करंट सोर्स के साथ, जो रेजिस्टेंस है वो लगाते हैं हम पैरेलल में, और आउटपुट पे वोल्टेज कितना है 4 टर्मिनल नेटवर्क का V2। अब देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं इनपुट वाले सोर्स की। तो इस सोर्स का नाम क्या होगा, इसको मैं लिख रही हूँ HR। अच्छा इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H11 होता है HI, H12 होता है आपके पास HR, H21 होता है HF, और ये H0, क्योंकि ये क्या है इनपुट इम्पीडेंस, तो H इनपुट, ये क्या है रिवर्स वोल्टेज गेन HR, ये फॉरवर्ड करंट गेन HF, और ये आपके पास आउटपुट एडमिटेंस HO, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख रहे हैं HR इंटू V2। अब अगर मैं यहाँ HR की वैल्यू रखती हूँ तो HR की वैल्यू क्या है V1 अपॉन V2, तो V2 से V2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब HR इंटू V2 अपना मान क्या दे रहा है V1 वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है। तो HR क्यों लिखा है V1 को, V1 को हमने H पैरामीटर की टर्म में लिखा है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस आप साथ में पैरेलल में लगा रहे हो वो रेजिस्टेंस क्या होगा HI, ठीक है, इनपुट पैरामीटर की टर्म में H पैरामीटर। फिर आउटपुट में जो लगाएंगे हम एडमिटेंस लगा रहे हैं पैरेलल में, तो वो होगी हमारे पास H0। यहाँ से करंट जाती है कलेक्टर पे I2, और इसका मान इसमें जा रहा है, इसको हम बोलते हैं HF। ये है आपके पास HF इंटू I1। अब HF का मान कितना है I2 अपॉन I1। अगर HF का मान I2 अपॉन I1 रखें तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि I2 के बराबर है। तो I2 करंट को H पैरामीटर की टर्म में क्या लिखेंगे हम HF इंटू I1। ये करंट सोर्स हो गया। करंट सोर्स के साथ जो अगर हम रेजिस्टेंस लगाते तो वो हम सीरीज में लगाते, तो यहाँ हमने क्या लगाया है एडमिटेंस, इसलिए वो पैरेलल में है, तो वो 1 अपॉन हो जाएगा वापस, तो वो बात वही है, ठीक है। ये किसी H4 टर्मिनल नेटवर्क का H पैरामीटर सर्किट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।